चीजों के जो असरात पे अगर हम थोड़ी नजर डालें पूरे देश भर में, तो इसके बहुत खतरनाक और बड़े गंदे असरात हमको देखने मिलते हैं। कई तो हम देखते हैं कि कथावाचक की जांच पूछ कर उसके बाल काटे जा रहे हैं, उसके ऊपर पेशाब का छिड़काव करके उसका शुद्धिकरण किया जा रहा है। फिर आगे हम बड़े कहीं देखते हैं कि रास्ते में बैठे हुए लोगों से उनकी जांच पूछ कर उनको पेशाब पिलाया जा रहा है, पेशाब पिलाने की कोशिश की जा रही है। इतना ही नहीं, जो हमारे नेशन की, जो हमारे मिलिट्री के जो फोर्सेस हैं, उनके जिम्मेदारों पर भी गलत टिप्पणियां की जा रही है। रास्ते में अभी ना देखे, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप देखे तो अंदाजा होगा कि पूरे भारत की क्या स्थिति बनी हुई है, इस तरह का माहौल है। अब अगर आप एफआईआर में कुछ नहीं हो रहा है तो आप दूसरा तरीका अपनाते हैं कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अब मैदानों में उतर के प्रोटेस्ट करते हैं, तो आपको हैरत होगी कि अभी ये सरकार ने महाराष्ट्र राज्य में एक फैसला किया, वो ऐसा कानून लाने जा रही है कि वो लोग जो देश के लिए, राज्य के हित में, देश के हित में, जनता के हित में जो आवाज उठाते हैं, जो गलत गवर्नमेंट की, शासन की गलत नीतियों पर, गलत धोरण पर आवाज उठा के उनको सही करने की कोशिश करते हैं, उनकी आवाज को दबाने के लिए एक ऐसा कायदा, ऐसा काला कानून यहाँ लाया जा रहा है जिसकी मुखालिफत आप और हम सब कर रहे हैं। बहरहाल माहौल इस तरह से बनाया जा रहा है कि हम कुछ भी करें कोई कुछ ना बोले। तो क्या है ये सब चीजें, ये क्यों हो रहा है, ये कौन कर रहा है और ये कब तक चलेगा, और इसमें हमारी जिम्मेदारी क्या है और इसको किस तरह से रोका जा सकता है। और इस पर ऐसा नहीं है कि पहले लोगों ने बहुत नहीं किया है, लेकिन देखने में ये आता है कि हमारी और आपके तमाम एतराज़ात के बावजूद, हमारे और आपके तमाम एतराज़ात के बावजूद हालात में कोई सुधार नहीं आ रहा है। और ये हालात में सुधार क्यों नहीं आ रहा है, पहले हम लोगों को इस पर गौर कर लेना चाहिए। लोग जो जुर्म कर रहे हैं, वो उनकी जो प्रवृत्ति है वो उस पर तो अमल करेंगे ही, वो इसलिए करेंगे क्योंकि उसमें उनका जो है बहुत ज्यादा फायदा है। और वो फायदा ये है कि उनको इलेक्टोरल मैदान में जो है, वोटों की शक्ल में जो है, उसको बुलाते हैं, उसको कैच करते हैं। और इस फायदे को जो है वो अपने हाथ से आसानी से जाने देना नहीं चाहिए। तो इसी में हम देखते हैं कि पे दर पे हेट स्पीचेस के वाकयात होते हैं, एफआईआर होते हैं, केसेस होते हैं, लेकिन एक्शन कुछ नहीं होता। एक्शन इसलिए नहीं होता क्योंकि जो लोग एक्शन ले सकते हैं वो उनके मातहत हैं जो हुक्म चलाते हैं, जिनका ऑर्डर चलता है, जिनके कहने पर जो है हमारी पुलिस और हमारा इंतजामिया और हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है उस पर अमल रहती है। जिनका मानिए यहाँ सरकार के होम मिनिस्ट्री उनके पास है, डीजीपी उनके पास है, पुलिस कमिश्नर उनके पास है, ये लोग किस बिना पर जो है एक्शन लेंगे। तो ये जो नेक्सस बन गया है, इस नेक्सस को कहीं ना कहीं हम लोगों को तोड़ने के लिए जो है काम करना चाहिए। होता यह है कि अनुराग ठाकुर का केस ले लीजिए आप, कितना क्लियर कट मामला था, वीडियोग्राफी उसकी मौजूद थी, वीडियो पर वो कह रहा है कि गोली मारो सालों को, और उसके बाद अदालत ये कहती है कि जो काम हंसते हुए कहा गया है, जो बात हंसते हुए कही गई है, उसको जो है आप हेट स्पीच के जो है दायरे में नहीं ले सकते, और अनुराग ठाकुर को जो है रिहा कर दिया जाता है, बरी कर दिया जाता है। उसके अलावा हम देखते हैं यहाँ नीतीश रानी का मामला है, और एक के बाद एक उनके खिलाफ एफआईआर है। उस इतने एफआईआर किसी के अगेंस्ट हो तो उसको तो पुलिस को तड़ी पार कर देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तड़ी पार करना तो बहुत दूर की बात है, उसके खिलाफ कोई जरा भी एक्शन ही नहीं लिया जाता, उसको कैबिनेट से भी जो है अलग नहीं किया जाता, और कैबिनेट में रहते हुए भी जो है उसको ये नहीं कहा जाता कि तुम जो है अपनी जबान पर कंट्रोल करो। तो जब ये बरकरार, तो मेरा कहना ये है कि अगर हम लोगों को चाहिए इस समाज में कोई तब्दीली आए, और इसके अंदर जो है ये जो रविश है इसमें अगर कोई तब्दीली आए, तो हमारे लिए मुतालबा होना चाहिए कि एफआईआर जितने भी हैं उनके अगेंस्ट जितनी भी इन्वेस्टिगेशन पुलिस को करनी है, और इन्वेस्टिगेशन के नाम से जितनी वो टाइम लेते हैं, उस टाइम को जो है एक बयान मुकर्रर की है।
कि अगर किसी के खिलाफ हेट स्पीच के मामले में कोई FIR हुई है तो उस FIR पर पुलिस जो है कोई मुकर्ररा मुद्दत के दरमियान जो है एक्शन ले और उस एक्शन की बुनियाद पर जो है केस को जो है चार्जशीट फाइल करे और अदालत में हवाले करे। और दूसरी चीज जो है वो अदालतों से ये मुतालबा होना चाहिए कि हेट स्पीच और हेट क्राइम के केसेस आए हैं उन तमाम पर भी जो है वो फौरी तौर पर जो है एक्शन उन पर जो है तारीफ वाला Europeans developed good technology to travel by sea, and they decided to explore the world. And they wanted to come actually to discover India by sea. So they had heard of Indians and their high culture. But they reached the Americas and they discovered what they claimed to be virgin territory. No human beings are there. And they began to kill thousands and thousands of the natives. There were indigenous people there, natives. They were very different from the Europeans. Maybe they did not have the clothes that the Europeans had. Of course, they did not speak the language of the Europeans. But the Europeans did not recognize them as human beings and decided that they are savages. They call them savages. And savages mean animals. And so they decided that they can take control of that land by calling these people savages and by destroying them. Hundreds were killed by the bullets. Whereas the indigenous people, they had spears. Now the trick, my friends, is to call somebody not human or lesser human. Then you can do whatever you want with them. That's the trick. You can see that that trick is also now being applied, already has been applied for many years in India. And the Adivasis, the original settlers, were considered to be less human beings. And then the Dalits, also very early settlers, many of them became Dalits because they were absorbed from the tribal communities by the mainline culture. They were also considered to be lesser human beings, untouchable. Even the shadow would pollute these high-class people. And so, because the Dalit settlers, the tribal and Dalit police, who play such an important part, and they are a large proportion of India's population, 15%, 15% of scheduled castes. And if you add the OBCs, then of course it becomes almost 70% or even 80%. So can we continue in this manner? This is what is happening now in a greater way, not just as has been happening for centuries with the Adivasis and with the Dalits, but this is happening to other groups. And so we have Muslims also being considered to be not fully human. And allegations against the Muslims have started for some time now. And for the last और उसके मुकाबले में 11 साल का इतिहास देखते हैं और उसके पहले अगर 2,500 साल पहले का इतिहास देखते हैं तो आई थिंक वी नीड टू लुक एट डेट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस एंटायर। तो सबसे पहले नफरत सामाजिक धार्मिक हत्या अगर आप देखिए तो जातिवाद के रूप में आता है हमारे समाज में। और यू लुक एट स्टेट एज सोशल हेट एज सोशल रिलीजियस then you see the manifestation on caste atrocity, which is an everyday atrocity. Dalit women, men, government servants, anybody experiences. You see professors in a Bangalore University are amazing caste. अगर आप नफरत 77 साल के इतिहास पोस्ट इंडिपेंडेंस देखते तो you look at the divisive mobilization, communalism, एक राजनीतिक हत्या, एक तरह का मोबिलाइजेशन करना किसी को आप एक making a certain group enemy and you mobilize a certain group on the basis of that false mobilization. And we know the organizations that are responsible for that ideological basis.
वो भी हमने देखा कि वो कौन सी ऐसी संगठन है जो इसी सोच विचारधारा को शाखा से लेकर सांसद तक उन्होंने पहुंचाया है। और अभी 11 साल का अगर आप देखेंगे तो सत्ताधार पक्ष की नीति स्टेट पॉलिसी which is why the examples that were given by the previous two speakers, कि जिन लोगों ने एक संवैधानिक शपथ ली हुई है, were taking constitutional oath, whether it is government servant, whether it is police officer, और elected officials, चाहे वो MLA हो, MP हो, मंत्री हो, वो उसी आधार से वहां पे बैठे हैं कि उन्होंने संविधान को अपनाया और संविधान रखता है या एक तरह की भाषा नहीं इस्तेमाल कर सकते, एक तरह की राजनीति नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि अगर मैं नफरत किसी तबके के खिलाफ इस्तेमाल करूं तो वो तबके के खिलाफ मैं उनकी जिंदगी रहना, उनकी डिग्निटी, उनके राइट टू लाइफ, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 15 राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, ये सबको मैं इम्पैक्ट कर रही हूँ। और अगर मेरे हाथ में सत्ता है, मैं मंत्री हूँ, मैं एमएलए हूँ, मैं सांसद में एक रिप्रेजेंटेटिव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ और मैं नफरत को इस्तेमाल करती हूँ, तो मैं इशारा भी समाज और सामाजिक पूरे संगठनों को, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन को, पुलिस को दे रही हूँ। तो दिस इज द फिनोमिनन वी आर एक्सपीरियंसिंग इन द लास्ट 11 ईयर्स। और इसीलिए मैं हमारा जो संगठन है उसके लिए कुछ आपके सामने रिपोर्ट लाई हूँ, हमारे पास संतोष वहाँ पे आपको शेयर कर सकते हैं। हमने कुछ मैप किया है कि जैसे एक का रिपोर्ट जून 2024 से लेकर जून 2025 का एक साल का उन्होंने बहुत बढ़िया रिपोर्ट निकाला है। उन्होंने नफरत रेप क्राइम्स का डेफिनेशन आगे रखते हुए उन्होंने पूरा एनालिसिस रखा है। हमने जनवरी 2025 से लेकर जून 2025 का जो 3 अलग-अलग आंकड़े में आपके सामने रखूंगी। एक तो मतलब वो आंकड़ा दलितों के खिलाफ कितनी हिंसा हुई ये पीरियड में, जनवरी से लेकर जून में। दूसरी बात क्रिश्चियन समुदाय के खिलाफ कितनी हुई, वही जनवरी से लेकर जून में। और बहुत ही अहम, पहलगाम अटैक के बाद, मतलब अप्रैल 22 को लेकर के बाद आज तक, मतलब जुलाई की शुरुआत तक मुसलमानों के खिलाफ इंसिडेंट हुए। इसका आप अगर तोड़ना शुरू करें और अगर पूरी ग्राफ के साथ इसको पेश किया है तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह नफरत का इस्तेमाल किया जाता है। हाउ दिस इज यूज्ड एज अ पॉलिटिकल एंड सोशल टूल टू मार्जिनलाइज एक इशारे पे ला करके आप जो मुद्दे हैं ये देश के, चाहे वो आर्थिक मुद्दे हैं, चाहे वो सामाजिक मुद्दे हो, चाहे वो ऑपरेशन सिंधु को लेकर गैर जवाबदारी के मुद्दे हो सरकार की, उस सबको आप डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। ये नफरत की एक पूरा गोली पिला करके, जहर पिला करके। सो वी फाइंड दैट 113 इंसिडेंट, 113 इंसिडेंट पूरे देश में दलितों के खिलाफ ये 5-6 महीने में, और बहुत ही घिनौने मतलब इंसिडेंट आप देख सकते हैं। 74 इंसिडेंट, 74 इंसिडेंट अगेंस्ट क्रिश्चियन कम्युनिटी ऑल ओवर द कंट्री इन 6 मंथ्स। और जो हमारे दलित समुदाय के खिलाफ जो इंसिडेंट हुए हैं, शर्म की बात ये है कि अलग अलग राज्यों में आप काउंट कर सकते हैं कि कहाँ हुए हैं। और ये राज्यों को अगर आप राज्यों की तुलना करें तो आपको ये भी पता चलता है कि इट इज अक्रॉस पॉलिटिक्स एंड अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टी। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आल्सो कि लेट्स सीरियस अबाउट दैट। तो आपको दिखाया जाता है आउट ऑफ दीस इंसिडेंट्स यूपी at 34 predictable, मध्य प्रदेश at 15 predictable, तमिलनाडु at 8। ये भी हमें सोचना पड़ेगा और एक्नॉलेज करना पड़ेगा। हम आश्चर्य की बात करते हैं, मोस्ट डिफिकल्ट सोशल एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, राइटर, commentator, how come the leadership of these communities is not able to focus on these incidents authentically? I can understand in one sense how the Muslim community has been completely marginalized from parliament and from the assembly. There is no presence of the Muslims at all anymore. Christians equally. But as Dalit have a presence. Islamic community has a presence in parliament and in the assembly. And yet these issues are not raised. The question of Dalit assembly, it is very, very sad. अभी सबसे स्टार इंसिडेंट है आपके जो मुसलमानों के साथ पहलगाम के बाद, जब अप्रैल टू जून 3.5 months
180 feet. मतलब I'm talking about Jan to June 180 feet. But after Pehla, 77 in April and 103 in May. Just in 2 months, you have so many cases that have happened. And there was a spike between April 23rd and 25th. You have 10, 12 and 18 cases happening. One particular case happened same. Many of these cases say ये पहला की वजह से माफ होता है. मतलब that transmission happened. Transmission, and there definitely no case was filed. And their police took the action of harming the Muslim victim himself or herself. There were 17 out of 1. And in at least 53% of the cases, that is 24 out of 180, the police were complicit while the crime was taken. So you are seeing this kind of pattern emerging on this crime. This speech, hate crimes of all kinds. सवाल मुझे ये भी करना है कि ये डिस्कशन का ऑब्जेक्ट बहुत कम करते हैं तो कोई और डिस्कशन हो ही नहीं सकता क्योंकि या तो हिंदू बड़ा मुसलमान हो जाता है या जातिवाद का मामला आ जाता है. अगर कास्ट का इशू हो जाता है ये नफरत का मामला नहीं. अगर ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को नाम दिया गया है वो इतनी अधूरी खबरें, हाफ ट्रूथ्स, मैनिपुलेटेड ट्रूथ्स. So I think we need to, I really would like to appeal to the media, so the media, the country has a kind of a toolkit on how to tackle hate and put this out in the public domain. And if there are messages on WhatsApp groups that trigger, that make you angry, that make you isolated, that make you feel like मेजोरिटी की बात चली कि मेजोरिटी की बात मानी जाएगी, ऐसा जस्टिस ने कहा. अरे मेजोरिटी है कहाँ? मेजोरिटी का लोगों ने लबादा और रखा है. सिख, मुस्लिम, ईसाई, लिंगायत, इनके बाद में जिसको SC, ST, OBC के नाम से दबाया जाता है या जातिवाद किया जाता है उनको हिंदू के नाम से अपना मतलब निकालने के लिए इकट्ठा किया जाता है. और इसमें इच्छा किसकी किसकी है? हेट स्पीचेस बंद करने की. न्यायपालिका तो ऑर्डर देती है लेकिन न्यायपालिका को हैरास किया जाता है. चीफ जस्टिस की तरफ से ऑर्डर आते हैं तो चीफ जस्टिस की एज कितनी है? 5 महीने, 6 महीने, 1 साल. इतने दिनों में अगर कोई सिस्टम कार्रवाई नहीं करेगा तो पूरी जनता के सामने ये संदेश जाता है कि चाहे आप कुछ भी कर लो हमारी सुनवाई नहीं होने वाली, चाहे कितने भी ऑर्डर जारी किए जाए कोर्ट की तरफ से. राजनीतिक अनिच्छा, जिनको फायदा इसी बात से होगा, उनके वोटों का ध्रुवीकरण हो रहा है, हेट स्पीचेस के कारण उनको वोट बटोरे जा रहे हैं, आपको ऐसा दिखाया जा रहा है. क्योंकि हेट स्पीचेस का कोई विरोध नहीं होता तो आपको लगता है कि सब लोग ऐसा ही चाहते हैं कि जो हेट स्पीचेस दे रहा है यही निजाम है, हेट स्पीचेस दो और सत्ता हासिल करो. अगर कोई उसके खिलाफ आवाज उठाता है उसको उठा के जेल में बंद कर दिया जाता है. कितने लोग बंद हैं? कितने हमारे लोग बंद हैं, कितने मुसलमान बंद हैं, कितने सिख बंद हैं. पंजाब में एक MP अभी इलेक्टेड हुआ अमृतपाल सिंह, वो 3 साल से लगातार, देश भर में 1 साल के लिए एमएलसी लगती है, पंजाब में इकट्ठी एमएलसी 2 साल के लिए. क्यों ऐसा भेदभाव? और उसको फिर तीसरी बार भी अभी पिछले साल में भी एमएलसी लगा दिया. हमारे कितने मुस्लिम राइटर्स और कितने हमारे दूसरे वामपंथी सोच वाले, उनको उठा के बंद किया हुआ है. गवर्नमेंट के ऑर्डर के अनुसार नेशनल ह्यूमन राइट्स, जिस पर ये पंजाब 95 फिल्मों बनी, नेशनल ह्यूमन राइट्स 120 खत लगाने को बोला छोड़ दिया और फिल्म रिलीज नहीं होने दी. अगर एक ह्यूमन राइट्स वाला जिसके ऊपर कोई केस नहीं है, जो कोई आतंकवादी नहीं है, जो विदेश का अपना जगह छोड़ करके इधर आता है और इस गलतियों को उजागर करता है, ऐसे लोगों के खिलाफ उनको भी मार के लाश बना दिया गया, अपहचानी लाश, जिसकी कोई पहचान ही नहीं, तो पता नहीं लाश कहाँ पर. तो जब ऐसा सिस्टम चल रहा है
तो हम लोग खाली हेट स्पीचेस के ऊपर आंकड़े लेकर के और बात करके कुछ नहीं कर सकते। और बात क्या है, ये जो सिस्टम शुरू होता है, अगर किसी के साथ कोई ज्यादती होती है तो थाने में जाके उसके ऊपर उसकी FIR लगाई जाती है, उसके ऊपर कुछ होने का काम नहीं करता। जिनमें पीड़ित लोगों को ही मार काट के उन पर केस डाल देते, कौन करेगा हिम्मत बोलने की? मैं जानता हूं, मैं ऐसा मानता हूं, जिन लोगों को हमारी बात से, हमारी आवाज उठाने से चिंता होनी चाहिए थी, उन लोगों को हमारी चिंता ही नहीं है। और उसका मेन कारण क्या है? उसका मेन कारण शायद है कि आपकी वोट कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गई। आपकी वोट अभी आपकी वोट नहीं रही, क्योंकि राजनीतिक डरते थे पहले वोट से। और ये हंगामा, ये मॉब लिंचिंग ये किस लिए करवाई जा रही है? ये मीडिया भी खामोश है। मीडिया ने तो अभी ये पहलगाम के बाद कराची को भी तबाह कर दिया, इस्लामाबाद को भी तबाह कर दिया। क्या हुआ? वो क्या था? कब्जा कर लिया। तो कब छुड़ाया? कौन सी एजेंसी का छुड़ाया उसको? 2 दिन और लड़ाई चलती रहती है, जब कल तो बीच में नहीं आता है तो ये तो पूरा पाकिस्तान तबाह था। हम सबको ये सोचना है, हमारी जो वोट है ईवीएम के ऊपर हम शक दिखाते हैं बस कि ईवीएम की टैली कभी भी डाली गई वोटों की टैली और उसकी टैली मैच नहीं हुई। और ईवीएम को सिस्टम में रखने का एक ही तर्क दिया जाता है कि वोटों की गिनती जल्दी हो जाती है, उसमें टाइम लिया जाता है। अरे भाई, चुनाव कराने में चाहे बैलेट पेपर से जाओ चाहे मीडिया से जाओ, उतनी ही मशीनी लगेगी। सिर्फ वोटों की गिनती जल्दी करने के लिए 1 या 2 दिन में आपका फैसला किए, 2-3 दिन, उसके बाद में 5 साल झेलते हो। और वो 5 साल अभी 15 साल में तब्दील हो गए, क्योंकि हमको पता है वोटों में गड़बड़ हो रही है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि ईवीएम के दूसरी है इलेक्शन नहीं हो सकता, लेकिन सिस्टम में अपने लोगों को उन्होंने घुसा के रखा। अपने लोग हैं जो तो बड़ा परिप्रेक्ष्य तो हमने देखा ही नहीं। हम छोटी छोटी लड़ाई में हम अपने पड़ोसी से उसको संभालते जा रहे हैं कि मेरा अपन मीटिंग करके आपस में हम लोग को मिलजुल के रहना है। बड़ी बात, बड़े मुद्दे, बहुत सारे मुद्दे हैं और टाइम कम है, खत्म है। और मेरी स्पीच भी खत्म है। मेरा एक ही मुद्दा है, आप पहले अपनी वोट के लिए लड़िए, अपने वोट को बैलेट पेपर से लाइए, अपने आधे मुद्दे वहीं से जीते जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और बाकी जो थोड़े बहुत रहेंगे वो फिर नेता लोग हाथ जोड़ के खत्म कर देंगे। धन्यवाद।